लोग आया करते। सुबह से शाम तक वो आलू के पराठे बेचा करती, लेकिन फिर भी उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। ऐसे ही आज के दिन में मीनाक्षी खुद से कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, हर बार मेरी हार क्यों होती है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या मैं मेहनत नहीं करती? कितने महीने हो गए मुझे ये सोचकर ठेला लगाते हुए कि आज नहीं तो कल मेरी कमाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन हर रात मेरे हाथ लगता है तो वो पैसा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ निराशा होती है। आखिर क्यों? मीनाक्षी ये बोलकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद में अपना सारा सामान साफ करके, जो 2-4 ग्राहक आए थे और इधर उधर कूड़ा हुआ था, वो सारा साफ करके घर पहुंचती है। जैसे वो घर आती है, उसकी सास सावित्री उससे सवाल करती है, क्या बात है मीनाक्षी बहू, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है कि आज भी तेरी कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं हुई है। मैं तो कहती हूँ गांव के अंदर एक कपड़े की फैक्ट्री शुरू हुई है। अगर तेरी पराठे बेचकर अच्छी कमाई नहीं हो रही है तो मैं अपनी पड़ोसन से बात करके तेरी नौकरी वहां लगवा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं कि जब वो मरे थे तो उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी भी किसी और के यहाँ काम नहीं करूंगी और हमेशा अपना खुद का काम शुरू करूंगी। और मैं आलू के पराठे इसलिए बेचती हूँ क्योंकि इसमें लागत सबसे कम आती है। अच्छा ये सब छोड़, मैं जानती हूँ कि तेरे ठेले पर पराठे जरूर बचे होंगे, जा उन्हें लेकर आ जा। तू और मैं वही पराठे खाकर अपना पेट भर लेंगे, इसलिए मैंने आज खाना बनाया ही नहीं। मीनाक्षी को खुशी भी होती है कि उसकी सास इतनी ज्यादा समझदार है और बुरा भी लगता है क्योंकि उसकी सास जानती थी कि मीनाक्षी की कमाई ज्यादा नहीं हुई होगी और उसके ठेले पर पराठे बच गए होंगे। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसी के ठेले के सामने एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की पायल ठेला लगाती है। उसने भी चाय और आलू के पराठे ही रखे हुए थे। वो इतनी सुंदर थी कि सिर्फ उसे देखने के लिए उसके ठेले पर भीड़ लगने लगती है। और ये सब कुछ देखते हुए मीनाक्षी उदास हो जाती है और खुद से कहती है, आखिर क्यों भगवान, क्यों आपको सारी परीक्षा मेरी ही लेनी है? अरे यहाँ पर तो मुश्किल से मैं ठेले का गुजारा निकाल पा रही थी और आपने मेरे सामने इतनी सुंदर प्रतिभागी लाकर खड़ी कर दी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मीनाक्षी को लगा था कि पायल के उसके ठेले के सामने आलू के पराठे बेचने से उसे परेशानी होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायल को देखने और उसके ठेले पर पराठे खाने के लिए कई लोग आया करते और जब पायल अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती तो कुछ ग्राहक अपने आप ही मीनाक्षी के ठेले पर चले जाते। ऐसे एक औरत पायल के ठेले पर आती है और कहती है, बहन जी जरा मुझे 4 आलू के पराठे पैक कर दो, घर पर मेहमान आए हुए हैं। आपके घर पर मेहमान आए तो मैं क्या करूं बहन जी? देखिए आपसे पहले भी यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, अगर मैं आपको पहले पैक करके दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। आप कृपया इंतजार कीजिए। नहीं बहन जी, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इंतजार कर सकूं, मेहमान नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं सामने वाले ठेले से खरीद लेती हूँ। वो औरत ये बोलकर अब मीनाक्षी के ठेले पर चली जाती है और उसे 4 पराठे पैक करके ले जाती है। ये सब कुछ देखकर मीनाक्षी को भी बहुत खुशी होती है क्योंकि अब जो भी ग्राहक इंतजार नहीं कर पाता या जो भी पायल को दूर से देखना चाहता, वो मीनाक्षी के ठेले पर खड़े होकर पराठे खा लिया करता और पायल को निहार भी लिया करता। इन सब चीजों से मीनाक्षी को बहुत फायदा हो रहा था। आज भी मीनाक्षी की इतनी कमाई हो गई थी कि उसका 1-2 दिन का गुजारा चल जाए, लेकिन वहीं पायल ये सब कुछ देखकर जल रही थी। वो खुद से कहती है, अब मैं अपनी पराठे बेचने की जगह को बदल नहीं सकती, लेकिन क्या करूं? यहाँ पर पराठे का ठेला लगाने से मुझसे ज्यादा तो इस सामने वाली पड़ोसन का भला हो रहा है। मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे यहाँ पर पराठे बेचना छोड़ दे। अब ऐसा ही होता है। पायल एक आदमी को कुछ पैसे देती है और मौका पाकर वो मीनाक्षी के आलू के मिक्सर में ज्यादा लाल मिर्च मिलवा देता है। मीनाक्षी का भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता और वो ज्यादा मिर्ची के आलू के पराठे बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर में जब सारे ग्राहक उसके मिर्ची के पराठे खाते हैं तो उन्हें वे बहुत पसंद आते हैं। आंटी आपके आलू के पराठे कितने अच्छे बने। मिर्ची वाले आलू के पराठे खाकर तो मजा आ गया। लोग तो नॉर्मल आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन जब हम इस ठंडे ठंडे दही के साथ ये मिर्ची वाले पराठे खा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, वैसे तो मेरी जुबान को उम्र की वजह से कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन तेरे ये मिर्ची वाले पराठे इस गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही पराठे बनाया कर। मीनाक्षी वैसे तो ये बात सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि पराठे में इतनी मिर्ची है। तभी वो एक पराठा खुद खाकर देखती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, इतने तीखे आलू के पराठे, मैं तो इतनी मिर्ची कभी डालती नहीं हूँ। फिर ये क्या हो गया? इतने सालों से यहाँ पर आलू के पराठे बेचने का काम कर रही हूँ, ये भूल मुझसे तो नहीं हो सकती। जरूर ये किसी की चाल है, पर किसकी?
मीनाक्षी ये बोलकर जब आसपास देखती है तो पायल उसे अपने ठेले से घूर रही होती है। उसका ध्यान अपने ग्राहकों पर कम और मीनाक्षी के ठेले पर ज्यादा होता है। ये सब कुछ देखकर बेचारी भोली भाली मीनाक्षी खुद से कहती है, हे भगवान, पायल इतनी अच्छी है कि उसको पता था कि मेरे पराठे नहीं बिक रहे और उसने मेरे आलू के मिक्सचर में मिर्च मिलवाई ताकि मेरे पास भी ग्राहक आ सके और मैं तीखे आलू के पराठे बेच सकूं। कितनी अच्छी है ये। मीनाक्षी समझ नहीं पाई कि सच में पायल ने यह सब कुछ उसका ठेला बंद करवाने के लिए किया था। लेकिन उस दिन के बाद तो मीनाक्षी की जैसे निकल पड़ी। जब वो शाम को घर आती है तो सावित्री उससे कहती है, ला बहू, जो तेरे आलू के पराठे बचे हैं वो दे दे। मैंने आज भी खाना नहीं बनाया है, उसे ही हम लोग गरम करके खा लेंगे। मीनाक्षी को बहुत खुशी होती है कि आज वो पहली बार अपनी सास को गलत साबित करके रहेगी। वो अपनी सास को बताती है कि आज उसके सारे आलू के पराठे बिक गए हैं और ये कैसे हुआ ये भी बताती है। तो सावित्री उसे कहती है, अरे मूर्ख लड़की, आजकल के जमाने में तो कोई सगा खून भी किसी का भला नहीं करता और तुझे ऐसा लगता है कि वो सामने वाली प्रतिभागी ने तेरा भला किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, होश में आ। वो चाहती थी कि तेरा ठेला बंद हो जाए और सारे ग्राहक उसके ठेले पर खड़े होकर पराठे का इंतजार करें, इसलिए उसने तेरे साथ ऐसा किया है। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि वो मुझसे बदला लेने के लिए भी ये कर सकती है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पराठे में मिर्ची ज्यादा मिलाई है तो ये किसी की चाल है। लेकिन जब पायल को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो सुंदर है और उसके पास तो ग्राहक भी ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेगी। आजकल की इस दुनिया में संतुष्टि नाम की चीज ही नहीं है। भगवान आपको कितनी भी खूबसूरती, पैसा, धन और गुण दे दे, लेकिन तब भी लोगों को दूसरों की खुशी देखकर जलन ही होती है। ये तो जैसे इस प्रकृति का नियम बन गया है। मैं बताती हूँ अब तुझे आगे क्या करना है। अब सावित्री मीनाक्षी को एक सुझाव देती है। मीनाक्षी अब अपने ठेले पर बहुत सतर्कता से काम किया करती ताकि कोई भी उसके साथ कोई भी धोखा या छल ना करे या उसके खाने में किसी तरह की मिलावट ना हो। साथ ही 2 दिन के बाद एक बोर्ड तैयार होकर आता है जिस पर लिखा हुआ था, गांव के सबसे तीखे आलू के पराठे बेचने वाली। उस बोर्ड को देखकर लोग इतने आकर्षित होते हैं कि मीनाक्षी के पास पराठे खाने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर मीनाक्षी भी बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, अगर भगवान ने मेरा काम चलाने में मेरी मदद की है, भले ही मेरी प्रतिभागी के जरिए, तो मुझे भी अब अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मैं कभी भी पायल के साथ कोई मिलावट नहीं करूंगी, भले ही वो मेरा जितना भी बुरा चाहे। इस प्रकृति का जो भी नियम है मैं उसे नहीं मानूंगी और मैं बस अपने काम से काम रखूंगी। मीनाक्षी ऐसे ही अपने काम से काम रखती है। जब भी पायल उसे अपने ठेले से देखकर मुस्कुराया करती तो वो भी मुस्कुराया करती। धीरे धीरे पायल को भी एहसास होता है कि वो मीनाक्षी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव में अब मीनाक्षी का ठेला भले ही ज्यादा अच्छा नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर चलने लगता है कि वो अपना और अपनी सास का गुजारा कर सके। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ, अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गांव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू, कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं है,
मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है, फिर सबको खाना परोस कर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है, तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी, अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू, अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाली को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेचने जा। अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहाँ वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती थी, अब उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुंचती है। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना, उन्हीं को गर्म कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयां, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या 10 लाख? हाँ सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहां गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहां और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है।
कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने कई महंगी महंगी और नई डिशें बनाई हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों में है वो कहीं भी नहीं। इसीलिए इस प्रतियोगिता को तुम जीत गई हो, साथ में 10 लाख का इनाम भी। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो उन पैसों से एक पक्का घर बनवाती है, साथ ही गांव के बाजार में अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी खूब कमाई होती है।